हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीए इंटर अकाउंटिंग की रिवीजन सीरीज। बेसिकली ये रिवीजन कम टेस्ट सीरीज होगी जिसमें मैं आपको हर टॉपिक का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कराऊंगा एंड एक मास्टर क्वेश्चन जो मेरे को लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और उसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर है वो मैं आपके सामने रखूंगा। आप उसको एज अ टेस्ट लीजिए और जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपको करवाना स्टार्ट करूंगा आप उसको खुद भी सॉल्व कीजिए और जस्ट एंड में आप अपना सॉल्यूशन टैली करें और मैं भी आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा एज इट इज। फाइन। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। जैसे आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो ये आपको सीरीज या ये आपको जो वीडियोस हैं वो आपको एक फ्लो प्रोवाइड करेंगी और उसके बाद आप अपने चैप्टर को बहुत इजीली कवर कर पाएंगे। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। उसका मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराने के बाद उसका एक मास्टर क्वेश्चन आपको यहीं पे करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो इस चैप्टर का बेसिकली बेस क्या था उस पर हम जाते हैं। जब भी कोई बिजनेस, वेन एवर एनी बिजनेस इज टेकन ओवर बाय सम अनदर बिजनेस एंटरप्राइज एट अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे कि आपको पता है जब भी हम अपने बिजनेस की इस्टेब्लिशमेंट कराते हैं तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या हम बोले इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट को आने में कुछ टाइम लग जाता है ड्यू टू सम लीगल इश्यूज। इनकॉर्पोरेशन स्टेटस मिलने में थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन हम जो अपना बिजनेस है वो स्टिल, हमारा जो बिजनेस है वो अर्लियर डेट से कैरी ऑन होता है। बिजनेस स्टिल कैरी ऑन चलता रहता है स्टार्टिंग से, जिस डेट पे हमने टेकन ओवर किया। तो वो जो टाइम पीरियड इनकॉर्पोरेशन से पहले वाला और इनकॉर्पोरेशन के बाद वाला, उसको बाइफरकेट करने को हम बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले कितना प्रॉफिट और लॉस है। हमको डाटा के अंदर सारे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस की फिगर्स, अमाउंट गिवन होते हैं। जस्ट वी हैव टू बाइफरकेट इट बिटवीन द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब इनको प्री एंड पोस्ट में डिवाइड कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास यहाँ पर टू रेशियोज होती हैं। वन इज टाइम रेशियो एंड अनदर इज सेल्स रेशियो। टाइम्स रेशियो आपको एक्सपेंस रेवेन्यू को बाइफरकेट करना सिखाती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो आपने जो टेक ओवर किया है बिजनेस, या आपका जो इनकॉर्पोरेशन डेट है वो फॉर एग्जांपल 1 अगस्त है, जबकि आपने टेक ओवर स्टार्टिंग से ही कर लिया 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी टू 1 अगस्त आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड होगा एंड 1 अगस्त ऑनवर्ड्स आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो जाएगा। सिमिलरली फॉर सेल्स, सेल्स आपकी जो प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में सेल्स है या उसका पैटर्न है, उसके बेस पे जो एक्सपेंसेस सेल्स से रिलेटेड होते हैं उनको सेल्स रेशियो में हम लोग डिवाइड करते हैं। अब कौन से एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में कवर्ड है, कौन से एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में कवर्ड है, वो हम आगे स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है किसी पर्टिकुलरली एक्सपेंस के बारे में, स्पेसिफिक इन्फो है क्वेश्चन में, तो फिर आप वहां पर टाइम और सेल्स रेशियो को इग्नोर करके जैसे उन्होंने स्पेसिफिक इन्फो के हिसाब से आपको बोला है आपको उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रिवेल करेगी ओवर ऑल दीज कॉन्सेप्ट। वहां पर टाइम रेशियो सेल्स रेशियो आप ओवरराइड कर दोगे, उसको इग्नोर करोगे और जो भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में लिखा उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ एक्सपेंस की, कुछ रेवेन्यू की, कि वो किस किस रेशियो में क्यों क्यों डिवाइड होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की, बिकॉज ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो ग्रॉस लॉस है, जनरली प्रॉफिट हमेशा ही सेल्स रेशियो पे कैलकुलेट होता है। तो इसको भी हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? इन सेल्स रेशियो। ओके, इन केस आपके पास अगर सेल्स रेशियो नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो सेल्स की जगह सेकंड प्रेफरेंस हम दे देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कितनी रही है, और उस बेसिस पे आप इसको डिवाइड कर दोगे प्री एंड पोस्ट पीरियड में कितनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हुई है। और इनकेस आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो लास्ट प्रेफरेंस मिलेगी टाइम रेशियो। जनरली आपके पास सेल्स का डाटा अवेलेबल होता ही है, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंगली ही वहां पर डिवाइड कर देते हैं। सेकंड, अगर यहाँ पर आपके पास कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं,
और वो भी किससे लिंक्ड है? जो कि लिंक्ड है टर्नओवर से। आपको पता है टर्नओवर हम किसको बोलते हैं? टर्नओवर हम सेल्स को ही बोलते हैं। ये एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि कैरेज या कार्टेज आउटवर्ड, ओके। और क्या हो सकते हैं? और ये हो सकते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी आप क्वांटिटी बेचोगे उसका आपको पर यूनिट के एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। उस तरीके के अगर चार्जेस होंगे तो उसको हम किस में डिवाइड करेंगे? कमीशन टू एजेंट्स, एजेंट्स आपके गुड्स को बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसकी कमीशन। ट्रैवलिंग एजेंट्स, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी आप गुड्स को सोल्ड करने के लिए लगाते हो। बैड डेट्स, सेल्स प्रमोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंस हैं ये सेल्स से रिलेटेड हैं। तो इन सब एक्सपेंस का बाइफर्केशन किस रेशियो के हिसाब से करोगे? ऑब्वियसली सेल्स रेशियो के। फाइन। उसके बाद अगर हम बात करें फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होने ही होने हैं, बजाय कि सेल्स कुछ हो या ना हो, ये तो एक्सपेंस होंगे हमेशा। जैसे कि सैलरीज टू परमानेंट स्टाफ आपको देनी ही है, जैसे कि डेप्रिसिएशन आपके एसेट्स पे चार्ज होगा ही होगा, जैसे कि ऑफिस एंड एडमिन चार्जेस, ये भी एज सच फिक्स रहते हैं और ये सेल्स पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जितने फिक्स चार्जेस है वो हो रहेंगे ही। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रेंट जो आपका है वो फिक्स रहता है। आप अगर ज़्यादा सेल करो या कम करो, आपका लैंडलॉर्ड आपका रेंट तो कम नहीं करेगा। ओके। स्टेशनरी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जनरली ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं। ओके। अदरवाइज कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इसको हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? ऑब्वियसली टाइम रेशियो में, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली एक्सपेंस इंकर्ड हो रहे हैं बजाय कि सेल के अकॉर्डिंग। एंड देन अगर कोई एक्सपेंस होगा जो एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेटेड है, ओके, मतलब वो एक्सपेंस हुआ ही प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में और प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से ही रिलेटेड है, तो इसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? ये सीधा प्री इनकॉर्पोरेशन में पोस्ट हो जाएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन में रिकॉर्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई एक्सपेंस है जो एक्सक्लूसिवली है किसके लिए? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के लिए, तो वो कौन से पीरियड को रिलेट करेगा? वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन को रिलेट करेगा। ओके। जैसे कि क्या हो सकते हैं? मान लो आपकी कंपनी को किसी ने टेक ओवर किया और उसके बाद वो कंपनी वगैरह फॉर्म कर रहा है, तो उसके लीगल एग्जिस्टेंस वगैरह के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा है, जैसे इनकॉर्पोरेशन के बाद। तो जितने भी खर्चे होंगे, जैसे कि फॉर्मेशन एक्सपेंस या फिर डायरेक्टर सैलरी वगैरह, देखो डायरेक्टर तो आपको पता है होता ही किसमें है? कंपनी में होता है। और जब अब आपकी फर्म टेक ओवर हो रही है और वो कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होगा ना, तो फर्म के तो एक्सपेंस में कभी डायरेक्टर सैलरी आ ही नहीं सकती, तो वो भी किसके अंदर होगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर वर्ड तो प्रिलिमिनरी है और आप लेके इसको पोस्ट में जा रहे हो। देखो प्रिलिमिनरी का मतलब होता है कि कंपनी के स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस है, पर हैं तो कंपनी के, और कंपनी आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद से सेटअप हुई है, तो वो भी कहाँ पर जाएंगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंडर चले जाएंगे। उसके बाद आपने डिबेंचर्स इशू किए, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर्स अगेन इशू ही कंपनी कर सकती है, तो ये भी उसी का एक्सपेंस है। अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह, ओके। तो ये जितने भी एक्सपेंस रहेंगे जो कंपनी से रिलेटेड है, क्योंकि वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही कंपनी सेटअप हुई है, तो वो सारे के सारे चार्ज किस में होंगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ओके। उसके बाद बात करते हैं ऑडिट फीस वगैरह की। ऑडिट फीस, देखो अगर तो आपकी जो ऑडिट फी है वो कंपनीज ऑडिट पे बेस्ड है, अगर जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली होती है कंपनी ऑडिट की फीस, तो कंपनी अगेन फॉर्म कहाँ पर हुई है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, तो ये भी कहाँ पे जाएगी? पोस्ट में चली जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो ऑडिट फीस है वो टैक्स ऑडिट की है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट, उस चीज की फीस है। ओके। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन होता है 44AB जनरली ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो ऑडिट करने के लिए बोलता है। ओके। तो अगर उस पे उसकी वजह से ऑडिट हो रहा है तो, और आपको ऑडिट फीस दी हुई है, तो आप इसको किस हिसाब से डिवाइड करोगे? ये डिवाइड होगी अगेन टर्नओवर बेसिस पे, तो कौन सी रेशियो होगी? सेल्स रेशियो।
तो अगर टैक्स ऑडिट है तो सेल्स रेशियो, अगर कंपनीज ऑडिट है तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डायरेक्टली चला जाएगा। सर अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो बेसिकली आप इसकी अजम्पशन ले सकते हो और अकॉर्डिंगली कुछ भी कर सकते हो, पर अजम्पशन आपको प्रॉपरली कोट करनी पड़ेगी। फाइन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। अब कंपनी सेटअप करी और पूरा बिजनेस परचेज किया, तो जो परचेज कंसिडरेशन है उस पर जो इंटरेस्ट पे करना है, अगर लोन लिया हुआ है, ओके, टू वेंडर हम लिख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। देखो, जो आपका लोन या इंटरेस्ट बनता है डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक, तो ये कौन सा पीरियड है? एक्वायर करना बिजनेस और इनकॉर्पोरेशन तक का पीरियड, ये तो चार्ज हो जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और आफ्टर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस जनरेट होता है तो ये कहाँ पर चला जाएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सिंपल सी बात है। डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और आफ्टर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हम इसको लेके चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि आप सबसे पहले टाइम और सेल्स रेशियो को एक्यूरेटली कैलकुलेट करो, बिकॉज सारे के सारे जो एक्सपेंस हैं या जो रेवेन्यू हैं वो किस में डिवाइड होते हैं? जनरली टाइम रेशियो या सेल्स रेशियो में। तो अगर हमने वही एक्यूरेट नहीं कैलकुलेट करी तो हमारा क्वेश्चन बहुत लेवल पे रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो मास्टर क्वेश्चन है, और आप इसको खुद ट्राई करो और मैं आपको भी यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो दिस इज अवर क्वेश्चन। तो बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2001। तो ये क्या है? ये एबीसी लिमिटेड की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ डीईएफ एंड कंपनी, तो ये बेसिकली फर्म होगी जिनका बिजनेस टेक ओवर कर रही है एबीसी लिमिटेड, फ्रॉम 1 जनवरी 2001। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। 1 जनवरी को क्या हो गया? 1 जनवरी को टेक ओवर हो गया, जबकि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब हुई? 1 मई को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुई। फाइन। द समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज गिवन बाय एबीसी लिमिटेड, क्योंकि वही देगी, क्योंकि उसके बाद तो बिजनेस वही रन कर रही है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2001 इज एज अंडर। तो आओ आगे चलें। ये आ गई 31 ऑफ दिसंबर क्लोजिंग डेट। ओके, यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया अकाउंट्स क्लोज। तो अब अगर हम इसको प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में बांटें तो देखते हैं कहाँ से कहाँ का पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन का और कहाँ से कहाँ का पोस्ट का। आप देखो, टेक ओवर से लेके जब तक उसको लीगल स्टेटस नहीं मिला, मतलब अप टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये पीरियड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्री पीरियड। एंड फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टिल अकाउंट्स क्लोजर डेट, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। फाइन। ओके, तो यहां पर आपके पास समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्रेडिट साइड पे है ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू रेंट एंड टैक्सेस, टू सैलरीज इंक्लूड मैनेजर सैलरी ऑफ ₹85,000, टू कैरिज आउटवर्ड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सेल्स कमीशन, बैड डेट क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है रिलेटेड टू सेल्स, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट। Prepare a statement showing allocation of expenses and calculations of pre-incorporation and post-incorporation profits after considering the following information। तो और भी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उसको कंसीडर करके आपको इन सब एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करना है अमंग प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है जो जीपी रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो है, वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द ईयर, मतलब वो यूनिफॉर्म रहेगी, वो किसी भी मंथ में ऊपर या नीचे फ्लक्चुएट नहीं करेगी। आपको ऐसा असम्पशन लेना है कि वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द ईयर। ओके, सेल्स जो जनवरी और अक्टूबर में है, जनवरी एंड अक्टूबर में वर 1.5 टाइम्स द एवरेज मंथली सेल्स, while सेल्स फॉर दिसंबर वर ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स। मतलब अगर हम 3 मंथ्स की बात करें, दैट इज जनवरी, अक्टूबर और दिसंबर, ये बाकी महीनों से अलग महीने हैं, एबनॉर्मल मंथ्स आप इनको बोल सकते हो, क्योंकि जनवरी में 1.5 टाइम सेल है, अक्टूबर में 1.5 टाइम सेल है
और दिसंबर में ट्वाइस सेल है और बाकी सारे मंथ में नॉर्मल सेल्स ही रहती है। फाइन। बैड डेट्स आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग अ रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बैड डेट फॉर अ सेल मेड इन जुलाई 2000। तो कह रहे हैं जो बैड डेट आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं ना, देखो कितने शो हो रहे हैं बैड डेट, 91,000। ये बैड डेट वो कह रहे हैं आफ्टर रिकवरी ऑफ 7,000 है, जो बैड डेट पिछले बार की सेल में हुए। तो इसका मतलब ये बैड डेट की रिकवरी हुई है इस बार, जिसको हम बैड डेट रिकवर्ड बोल सकते हैं। और अगर ये रिकवरी नहीं हुई होती तो टोटल बैड डेट कितने होते, 91,000 आफ्टर रिकवरी है। और अगर रिकवरी ना होती तो 91 + 7 98,000 के पूरे बैड डेट हो जाते। आगे देखो, मैनेजर की सैलरी इंक्रीज हो रही है 2,000 पर मंथ, कब से, फ्रॉम 1 मई से। और 1 मई ही हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन थी, मतलब पोस्ट पीरियड में जो मैनेजर की सैलरी है वो 2,000 पर मंथ से बढ़नी स्टार्ट हो। ओके, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बेची है अप्रैल 2001 में, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। और पूरी की पूरी ऑडिट फीस रिलेट्स टू द कंपनी है, मतलब यहाँ पर एक कंपनी ऑडिट होगा। क्वेश्चन ने आपको अपने आप यहाँ पर क्लियर कर दिया, अब आपको कोई एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला स्टेप होगा टाइम रेशियो सेल्स रेशियो को कैलकुलेट करना, उसके बाद स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। ओके, सबसे पहले देखो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कहां से कहां तक का टाइम है, यहां पर आप देख सकते हैं। जनवरी का मंथ, फेब्रवरी का मंथ, मार्च का मंथ एंड अप्रैल का मंथ, बस यहां से लेके यहां तक ये जो 4 मंथ्स हैं, इट इज रिलेटेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। एंड मई से लेके दिसंबर तक का पीरियड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ओके, तो देखो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1 जनवरी टू 30 अप्रैल, कितने मंथ्स हो गए, 4 मंथ। एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1 मई से लेके 31 दिसंबर, ये कितने मंथ्स होगा, 8। सर ऐसा कि जरूरी है कि प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का टोटल हमेशा 12 मंथ्स ही रहेगा? नो, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। हो सकता है जब टेक ओवर करी है किसी भी कंपनी ने आपकी फर्म को, वो और पहले कराओ। ओके, जैसे लास्ट ईयर के कुछ मंथ्स में कराओ तो वो 15 मंथ तक का भी टोटल पीरियड हो सकता है, 16 मंथ्स का भी हो सकता है। ऐसे भी बड़े सारे क्वेश्चन हैं जो हमने क्लास में ऑलरेडी किए हैं, तो आप वहां पर उसको ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे देखो टाइम रेशियो क्या निकल के आ जाती है, टाइम रेशियो 4:8 और वी कैन से 1:2। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ पे टाइम रेशियो को कैलकुलेट कर लिया 1:2। आई होप आपकी भी टाइम रेशियो यही आ रही होगी। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेल रेशियो। सेल रेशियो में हमको, क्योंकि हर मंथ की अलग अलग सेल है, हमने यहाँ पर देखा था जनवरी, अक्टूबर एंड दिसंबर की जो सेल है वो एबनॉर्मल है या कुछ अलग है, और बाकी मंथ्स में नॉर्मल एवरेज मंथली सेल कांस्टेंट रहती है। तो आओ इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट एवरेज मंथली सेल्स बी एक्स। तो आप अगर अपने प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में देखोगे तो आपके कौन कौन से मंथ आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में देखो सेल्स कितनी रहेंगी। जनवरी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.5x, क्योंकि उन्होंने लिखा 1.5 टाइम्स। फरवरी के लिए x क्योंकि नॉर्मल मंथ है, मार्च के लिए x एंड अप्रैल के लिए अगेन x। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो कितना हो गया है, इसका टोटल हमारे पास आ जाता है 4.5x। सिमिलरली अगर मैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की यहां पर बात करूं तो वहां पर मेरे पास जो सेल्स रहेगी वो कितनी रहेगी, उन्होंने बोला अक्टूबर एंड दिसंबर के मंथ में जो सेल्स है वो एबनॉर्मल है। ओके,
तो इसका मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर, इन 6 मंथ्स में तो बिल्कुल नॉर्मल सेल्स है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 मंथ्स में तो एक्स नॉर्मल सेल्स, प्लस अक्टूबर के लिए मैंने लिख दिया 1.5x, एंड दिसंबर के लिए मैंने लिख दिया 2x। ये अक्टूबर के लिए एंड ये दिसंबर के लिए। देखो टोटल कितना हो गया, 6x प्लस 1.5 7.5 एंड 2.5 इज 9.5। ओके, तो यहाँ पर देखो रेशियो क्या हो जाती है, ये हो जाएगी 45:95। और इसको अगर मैं 5 से कट करूँ तो 5 9 का 45 एंड 5 19 इज 95। ये हमारे पास आ गई सेल्स रेशियो। आई होप ये भी आपने बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट किया होगा। तो आपको एक क्वेश्चन जनरली आएगा इसी चैप्टर से, तो ध्यान रखना कि टाइम रेशियो एंड सेल रेशियो में कुछ मिस्टेक ना हो, बिकॉज यहाँ की मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को खराब कर देगी। अदरवाइज अगर ये ठीक रहा तो काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन ठीक रहेगा, और बाकी पॉइंट्स भी ढंग से करोगे तो पूरा ही ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके, इसके बाद अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनिटी। स्टेटमेंट showing apportionment of profits between pre and post incorporation period। फॉर्मेट्स आपने बिल्कुल प्रॉपरली बनाने हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना अमाउंट है ग्रॉस प्रॉफिट का, 10,64,000। इसको हम किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे सेल्स रेशियो में, दैट इज 9:90। देखो कितना आ गया, 10,64,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 28, इट बिकम्स 3,42,000, and 10,64,000 into 19 by 28, it becomes 7,22,000। ओके, इसमें से हम लेस करेंगे सारे के सारे एक्सपेंसिव बेस्ड अपॉन द रेशियो एंड अदर लॉजिकल रीजन। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास देखो कौन सा एक्सपेंस गिवन है आपको, रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस जिसका अमाउंट है 90,000। ओके, एंड रेंट एंड टैक्सेस किसके किस रेशियो के हिसाब से डिवाइड होता है, टाइम रेशियो के हिसाब से, जो हमने कैलकुलेट करी है और कितनी आई है 1:2। तो कितना हो जाएगा 30,000 एंड 60,000, क्योंकि रेंट यूजुअली फिक्स्ड रहता है तो वो टाइम के अकॉर्डिंगली आप उसको डिवाइड करोगे। देन सैलरीज में इंक्लूड है मैनेजर सैलरी ऑफ ₹85,000। ओके, तो यहाँ पर पहले हम सैलरी एक्सक्लूडिंग मैनेजर सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं। क्योंकि मैनेजर की सैलरी में कुछ चेंज आ रहा था, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पता है, तो उसको अभी हम हटा ही देते हैं और मैनेजर को सैलरी को अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो टोटल सैलरी यहाँ पर आपको दी है 331। अगर मैं मैनेजर की सैलरी हटा दूँ तो कितनी बचेगी, 331,000 माइनस 85,000, इट बिकम्स 2,46,000। और सैलरी को भी हम किस रेशियो में लेते हैं, 1:2 में, दैट इज टाइम रेशियो। तो देखो कितना आ जाएगा 82,000 एंड 1,64,000। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मैनेजर सैलरी को बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, 85,000। तो आओ इसके लिए एक छोटा सा हम वर्किंग नोट कैलकुलेट बना लेते हैं। कॉम्प्यूटेशन
ऑफ मैनेजर्स सैलरी बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो पढ़ते हैं इन्होंने मैनेजर सैलरी के बारे में क्या आपको पॉइंट दिए। फोर्थ पॉइंट पे देखो, इन्होंने बोला कि मैनेजर सैलरी इंक्रीज हो गई 2000 पर मंथ से फ्रॉम 1 मई। तो 1 मई ही आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और वहां से क्या हो गई 2000 रुपीज आपकी जो मैनेजर की सैलरी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। ओके, तो अगर मैं मैनेजर सैलरी एक मंथ की एक्स ले लूं, लेट एवरेज मंथली मैनेजर्स सैलरी बी एक्स, अगर मैंने इसको एक्स मान लिया, तो बताओ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में मैनेजर की सैलरी क्या होगी। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितने मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, 4 मंथ्स। तो हो जाएगी 4 × x, दैट इज 4x। ओके, और सारी इंक्रीमेंट भी कब से हुई है, वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से ही हुई है। तो अगर मैं सैलरी की बात करूं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, एक तो पहली बात 8 मंथ्स है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, 8, पर क्या सैलरी एक्स रहेगी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, आंसर इज नो। वो हो जाएगी एक्स प्लस जितना इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 2000। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x प्लस 16,000। एंड प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की टोटल सैलरी कितनी है, वो तो रहेगी 85,000। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 4x प्लस 8x प्लस 16,000 इक्वल टू 85,000। तो ये 4x डिनोट कर रहा है प्री इनकॉर्पोरेशन की मैनेजर सैलरी, एंड ये क्या डिनोट कर रहा है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की मैनेजर सैलरी, और दोनों को मैंने टोटल लगा दिया, ये क्या हो गया टोटल सैलरी। आओ इसको सॉल्व करें। 8 and 4 is 12x इक्वल टू 85 minus 16, इट becomes 69,000। x कितना आ गया, 5750। इसके बाद आप प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की मैनेजर सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड को आपने क्या लिया, 4x, तो 4x इक्वल टू 4 × 5750। तो बिल्कुल आपको क्लियरली एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके एग्जामिनर को देना है, प्रॉपर सब कुछ वर्किंग नोट्स के साथ, जिससे जो क्वेश्चन आपके ठीक होंगे उसमें आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे। कई बार बच्चे आर्ग्यू करते हैं, सर मेरा सोल्यूशन तो बिल्कुल ठीक है बट स्टिल मेरे को मार्क्स उतने नहीं मिले जितने मार्क्स का क्वेश्चन था। रीज़न सारा प्रेजेंटेशन में ही रहता है। कोई भी चीज़ आप यहाँ पर मिस करोगे तो एग्जामिनर उसके मार्क्स आपसे काट लेगा। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 8x प्लस 16,000 है, तो 8x प्लस 16,000 इक्वल टू 8 × 5750 प्लस 16,000, 46,000 प्लस 16,000, ये हो गया 62,000। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 62,000 प्लस 23,000 इज इक्वल टू 85,000। दैट मीन्स आपने मैनेजर सैलरी को प्री एंड पोस्ट में बिल्कुल करेक्टली बांटा है। तो आओ फटाफट से इसको हम अपनी स्टेटमेंट में पुट करते हैं 62 एंड 23। इधर हम लिख देंगे वर्किंग नोट। ओके, अगर आप टाइम रेशियो सेल्स रेशियो को 1 to वर्किंग नोट मानते हो तो ये वर्किंग नोट हो गया 3rd। यहाँ पर भी लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, 62 एंड 23 एंड 62। आई होप आप लोगों ने भी इसको बिल्कुल करेक्टली ऐसे ही किया हो। तो आगे चलते हैं। मैनेजर सैलरी के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है, नेक्स्ट इज कैरिज आउटवर्ड 14,000। ओके, तो आपको पता है जो कैरिज आउटवर्ड है ये किससे रिलेटेड होता है, सेल से। सामान भिजवाया होगा कस्टमर के घर, तो इसको भी सेल्स रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे, दैट इज 9:19। देखो कितना आया, 14,000 × 9/28, इट बिकम्स 4,500 and for post it becomes 9,500। okay, next expense is printing and stationery,
तो ये भी ओवर द पीरियड खर्च होती है। कितना अमाउंट है इसका? 18,000। तो इसको भी हम टाइम रेशियो के हिसाब से बाइफरकेट करें, 6,000 एंड 12,000। देन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 25,000। अब डिवेंचर तो इशू ही कौन करेगा? जब कंपनी फॉर्म होगी उसके बाद कंपनी इशू करेगी डिवेंचर, तो उस पर इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी का होगा 25,000। तो ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? पोस्ट पीरियड। फाइन। देन सेल्स कमीशन 30,800। सेल्स कमीशन तो किस पे डिवाइड होगी? ऑब्वियसली सेल्स पे डिवाइड होगी। सेल्स रेशियो दैट इज 9:19। 3,800 इंटू 9/28, 9,900 एंड बैलेंस इज 20,900। ओके। नेक्स्ट इज बैड डेट। और बैड डेट के ऊपर एक पॉइंट भी था कि लास्ट ईयर के 7,000 जो बैड डेट थे वो इस बार रिकवर्ड हो गए हैं, जिसको बैड डेट में नेट करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं वैसे बात करूँ बैड डेट कितने के हो जाएंगे? 91,000 तो बैड डेट दिख ही रहे हैं आपको जो आफ्टर रिकवरी है। तो बिफोर रिकवरी कितने होंगे? 91,000 प्लस 7,000 को जो बैड डेट रिकवर्ड है, अगर वो भी ना होता तो टोटल तो बैड डेट कितने हो गए थे? 98,000 के। तो 98,000 और बैड डेट अगेन इट इज रिलेटेड टू सेल। सेल करते हैं तभी बैड डेट का लॉस होता है। तो इसको भी हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? सेल्स रेशियो। 98,000 इंटू 9/28, ये आ जाता है 31,500 एंड 66,500। ओके। नेक्स्ट इज अंडर राइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन इज अगेन कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस आफ्टर फॉर्मिंग द कंपनी। तो ये 26,000 भी कहाँ चला जाएगा? ये भी सीधा का सीधा चला जाएगा पोस्ट पीरियड। इट इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हाउ मच? 28,000 अगेन पोस्ट पीरियड एक्सपेंस। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के खर्चों की तरह होते हैं अभी। फाइन। तो हमने यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तक के सारे खर्चों को बाइफरकेट कर दिया ऑलरेडी प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए। बाकी मेरे को नेक्स्ट पेज पे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कंटिन्यू करने के लिए। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट है ऑडिट फी। ऑडिट फीस के लिए उन्होंने क्लियर लिख दिया कि इट पर्टेन्स टू द कंपनी, तो दैट मीन्स एक कंपनी ऑडिट फी होगी। ओके। तो यहाँ पर हमको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा 45,000 हम कहाँ पर पोस्ट कर देंगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, क्योंकि वो कंपनी से रिलेटेड है और कंपनी का स्टेटस इसको आफ्टर इनकॉर्पोरेशन मिल रहा है। ओके जी। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 11,200। इसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा जो इन्वेस्टमेंट सेल हुई है वो हुई कब है। ओके। 11,200 का। और इसके ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उन्होंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है देखो। ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन अप्रैल। अप्रैल के मंथ में इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुई है, 5th पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ है। ओके। तो अप्रैल का मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, तो इसको भी हम प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही लेंगे और यहाँ पर 11,200 लिख देंगे। फाइन। उसके बाद अगर मैं अब इनकम की बात करूँ तो इनकम में मेरे पास बेसिकली यहाँ पर तो एक ही चीज़ है दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बट एक चीज़ और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थी और मेरे को वो ग्रॉस लेवल पे लेनी थी, बैड डेट रिकवर्ड एंड बैड डेट। मैंने बैड डेट को ग्रॉसली ले लिया और बैड डेट रिकवर्ड भी अभी यहाँ पर मिसिंग है, तो इसको ऐड करेंगे इनकम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्वेस्टमेंट आपने अप्रैल में बेच दी, दैट मीन्स आपने होल्ड भी कब तक करी होगी? अप टू अप्रैल, दैट मीन्स प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। तो उस पर जो इंटरेस्ट भी आया ये भी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड को रिलेट करता है। तो ये सारा कहाँ चला जाएगा? प्री पीरियड, क्योंकि आपने अप्रैल में बेच ही दी तो उसके बाद तो आपको इंटरेस्ट मिल ही नहीं सकता, तो पोस्ट का तो इधर कोई लिंक ही नहीं है। एंड लास्ट इज बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड आपको पिछले साल के बैड डेट्स
पे हुआ है रिकवरी, तो ये भी पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है इसका, बल्कि ये तो पिछले साल का बहुत ही ज़्यादा प्री है। तो 7,000 की जो इनकम है ये भी कहाँ जाएगी, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ओके, तो हर कॉलम को अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। जो मेन कॉलम है इसमें आपके पास सारी मेन फिगर्स हैं, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑल एक्सपेंसेस। ओके, एंड यहाँ पर भी कुछ एक्सपेंसेस हैं प्लस इनकम, इन सबको कैलकुलेट करो और देखो नेट प्रॉफिट कितना है। सिमिलरली प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड को भी आप अलग से कैलकुलेट करो। ओके, तो यही आपके पास आ जाएगा मेन फिगर्स कैलकुलेट करने पर। 10,64,000 माइनस 90,000 माइनस 2,46,000 माइनस 85,000 माइनस 14,000 माइनस 18,000 माइनस 25,000 माइनस 30,800 माइनस 98,000 माइनस 26,000 माइनस 28,000 माइनस 45,000 माइनस 11,200 प्लस 36,000 एंड प्लस 700, ये आ जाता है 3,90,000। ओके फाइन, और यही अगर हम प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की बात करें, 3,42,000 माइनस 30,000 माइनस 82,000 माइनस 23,000 माइनस 4,500 माइनस 6,000 माइनस 9,900 माइनस 31,500 माइनस 11,200 प्लस 36,000 एंड प्लस 7,000, ये आ जाता है 1,86,900। एंड लास्टली फॉर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, अदरवाइज आप नेट प्रॉफिट में से माइनस करो तो वो सेम फिगर ही आनी चाहिए। 7,22,000 माइनस 60,000 माइनस 1,64,000 माइनस 62,000 माइनस 9,500 माइनस 12,000 माइनस 25,000 माइनस 20,900 माइनस 66,500 minus 26,000 minus 28,000 and minus 45,000. It becomes 2,03,100. तो इस क्वेश्चन में मोरलेस सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे जो हम इस चैप्टर के अंदर करते हैं। टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो भी एक अलग पैटर्न पे थी। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप बाकी क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर पाएंगे आई होप, और अपनी प्रैक्टिस को इसी तरह फटाफट से कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कंप्लीट कीजिए, और इस रिवीजन सीरीज का, रिवीजन कम टेस्ट सीरीज का बेनिफिट तभी उठा सकते हैं। ओके, स्टिल कोई डाउट हो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एट माई नंबर 8285710574। ओके बाय।